सभी को नमस्कार। कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मैं मनदीप कोदारा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के प्रीवियस पेपर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस जो आपके तैयारी को और बेहतर बनाएंगे और आपके रिवीजन को एक अच्छे तरीके से एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ सेट करवाएंगे, जिससे कि आपको फायदा क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि हमारे प्रीवियस पेपर्स के अंदर किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न कम पूछे जाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन में कह रहा है जी 1 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है सर, ये आप सभी को पता है जी 1 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर होता है सर 1000 मिलीमीटर के। बहुत न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये कह रहा है जी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज को प्रदान किया जाता है। यहाँ पे यूज नहीं है सर, यहाँ पे वर्ड है फ्यूज। ठीक है, फ्यूज। ये कह रहा है जी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ठीक है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट है। यहाँ पर आपकी क्या लगी है, बैटरी लगी है, और यहाँ पर बीच में कहीं भी आपका क्या लगा है, प्रतिरोध लगा है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी उपकरण लगा हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है इस सर्किट के अंदर फ्यूज को क्यों प्रदान किया जाता है। यानी यहां पर देखिए क्या होता है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, यहां पर एक फ्यूज बल्ब, फ्यूज हमारा तार लगा होता है। आपने घरों में देखा होगा, आजकल एमसीबी लगने लगी, लेकिन पहले पुराने समय में एक फ्यूज लगता था। ठीक है, तो ये क्यों लगाया जाता है, इसका काम क्या है, इसका क्या यूज है यहां पर फ्यूज का लगने का। तो इसका ऑप्शन पहला कह रहा है जी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के प्रभाव को कम करने के लिए। ऐसा कोई यूज नहीं है सर, करंट के प्रभाव को हमें क्यों कम करना है। हमें जितना करंट, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर दे रहा था, हमें उतना ही करंट फ्लो करवाना है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है उपकरणों की बिजली की खपत को कम करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है सर, जितना भी यहां पर प्रतिरोध होगा, बिजली की खपत तो इसको करनी है, इस उपकरण को करनी है। फ्यूज का और इस उपकरण का कोई लेना देना नहीं है इसके बीच में। अगला कह रहा है जी भारी करंट के विरुद्ध इंस्टॉलेशन को सुरक्षित करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। ये कह रहा है जी कई बार क्या होता है, घरों के अंदर जो करंट आ रहा है, यानी कि जो धारा आ रही है हमारी विद्युत धारा, वो क्या आ जाती है, बहुत ज्यादा हैवी आ जाती है। हैवी का मतलब है उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है, उसका विभवांतर जो है वो ज्यादा आ जाता है। आम भाषा में कहने की बात करें तो जब वोल्टेज ज्यादा आ जाती है तो उससे क्या होता है, ज्यादा वोल्टेज अगर आती है घरों में, तो उससे क्या होता है, घरों के अंदर जो उपकरण हम लोग यूज कर रहे हैं, उपकरण हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके नष्ट होने का या उनके खराब होने का, उनके जलने का खतरा ज्यादा हो जाता है। इस खतरे को बचाने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, जहां से हमारी मेन जो लाइट आ रही है अपने पूरे घरों के अंदर, मुख्य जो बिजली आ रही है, उसके अंदर क्या लगा देते हैं, एक फ्यूज लगा देते हैं, एक फ्यूज तार लगा देते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे अगर हाई पोटेंशियल डिफरेंस यहां से आएगा तो ये फ्यूज तार है, ये क्या हो जाएगा भाई, ये यहाँ पर नष्ट हो जाएगा, यहां से कट कर देगा ये। तो अपना जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, विद्युत धारा जो है, ये आगे प्रवाह नहीं करेगी। आगे प्रवाह नहीं करेगी तो हमारा उपकरण, हमारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, उनको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचेगी। ठीक है जी, तो यहां पर राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि भारी करंट के विरुद्ध इंस्टॉलेशन को सुरक्षित करने के लिए, कि जो हैवी करंट आ रहा है, हाई वोल्टेज जो आ रही है हमारी, ठीक है, उसके विरुद्ध, उसके अपोजिट इंस्टॉलेशन, यानी घर में अंदर जितने भी उपकरण लगे हैं, उस इंस्टॉलेशन को सुरक्षित करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उस करंट से हम फ्यूज तार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी विद्युत प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध को एसआई यूनिट क्या है, या फिर इसमें किसको किसमें मापा जाता है। ये कह रहा है जी जो विद्युत प्रतिरोधकता है, विद्युत प्रतिरोधकता का मतलब क्या है जी, विद्युत जितनी भी अपनी विद्युत धारा प्रवाह कर रही है, उसको जो प्रतिरोध रोक रहा है, जो उसको आगे प्रवाह करने से रोक रहा है, ये कह रहा है उसको किस में मापते हैं। तो उसको मापते हैं सर ओम मीटर में। किस में मापते हैं, ओम मीटर में। ओम प्रतिरोध और मीटर कितनी की दूरी पर, कितनी डिस्टेंस पर वो लगा है प्रतिरोध, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक है सर ओम मीटर। ठीक है, ये जो सिंबल है ये होता है ओम। ठीक है, प्रतिरोध का सिंबल होता है ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है यदि 5 एम्पियर की विद्युत धारा 1 मिनट के लिए प्रवाहित होती है तो स्थानांतरित बिजली की मात्रा ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में आपको कूलम दिया है। कूलम क्या होता है सर, ये होता है जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो हमारा विद्युत आवेश है, आवेश को मापने की इकाई होती है सर कूलम। ठीक है, और इस आवेश को हम क्यू से लिखते हैं। ठीक है,
या फिर सीसी कई जगह पे लिखा होता है कूलम। ये कह रहा है एक 5 एम्पियर की हमें इलेक्ट्रिक करंट जो है आगे प्रोड्यूस करना है, आगे फ्लो करना है, बहाना है। तो इलेक्ट्रिक करंट को लिखते हैं जी हम आई से। इलेक्ट्रिक करंट आई की मात्रा कितनी है जी 5 एम्पियर। कितनी है 5 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर ऐसे लिखा होता है, कई जगह एम्पियर के लिए सीधा ए भी लिखा होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। उसके बाद कह रहा है विद्युत धारा 1 मिनट के लिए प्रवाहित की गई। कितने समय के लिए 1 मिनट के लिए। तो टाइम क्या हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा यहां पर 1 मिनट। क्या हो जाएगा 1 मिनट। लेकिन हमें पता है सर समय का मात्रक क्या होता है, समय को मापते हैं हम सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं सर, 1 मिनट में होते हैं जी 60 सेकंड। कितने होते हैं जी 60 सेकंड होते हैं। अब ये चीज हमसे पूछ रहा है कि बताओ यहां पर जो अपनी विद्युत धारा है या फिर जो कितना बिजली का मतलब है कितना करंट यहां पर फ्लो हो जाएगा, कितना यहां पर करंट फ्लो हो जाएगा, या फिर इस करंट के अंदर कितना चार्ज का मतलब चार्ज को हिंदी में कहते हैं भाई आवेश, कितना आवेश यहां पर 1 मिनट में बहेगा। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, ये जो हमारी विद्युत धारा है, ये जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा होती है सर आवेश के बहने की दर। क्या होती है आवेश के बहने की दर, कि जो हमारा आवेश है, हमारा चार्ज जो है ये किस दर से बह रहा है, किस दर से फ्लो कर रहा है, किस रेट से फ्लो कर रहा है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब रेट कैसे निकालते हैं सर, देखिए इलेक्ट्रिक करंट बराबर होगा हमारा Q बटा टाइम, समय। Q का मतलब है हमारा आवेश बह रहा है, T मतलब हमें इतना समय लग रहा है इसको फ्लो करवाने में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें निकालना क्या है, हमें Q की वैल्यू निकालनी है, हमें Q की वैल्यू निकालनी है और हमें दी किसकी गई है, हमारे पास I की वैल्यू भी है और T की वैल्यू भी है। ठीक है, लेकिन हमें निकालनी किसकी है, हमें Q की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए क्या है, I की जगह I की वैल्यू पुट कर देंगे 5 एम्पियर। कितनी है 5 एम्पियर बराबर Q की वैल्यू है नहीं, Q की वैल्यू हमें निकालनी है, बटा में समय कितना लगा सर 60 सेकेंड। ठीक है, 60 सेकेंड का समय लगा। अब यहां से Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो 60 है इसको हम इस साइड ले जाएंगे, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 5 गुणा में 60, और 5 और 60 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 300 कूलम। क्या आ जाएगा 300 कूलम। तो यहां पर क्या है, पहला ऑप्शन ही है हमारा 300 कूलम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में कह रहा है जी 1 वाट किसके बराबर होता है। तो पता होना चाहिए हमें सबसे पहले कि सर ये जो वाट यहां पर लिखा है ये क्या होता है। वाट होता है सर पावर की यूनिट। किसकी, पावर। पावर क्या होती है सर, शक्ति। शक्ति किसी भी काम को करने की शक्ति हमारी क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। पावर क्या है, कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो किस रेट से कर रहे हैं, किस दर से कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पावर या फिर शक्ति। कोई भी हमने काम किया, ठीक है, मान लीजिए आपने काम किया 10 जूल, आपने 10 जूल कार्य किया और उस 10 जूल को कार्य करने में आपने समय लिया 2 सेकंड का। कितना समय लिया 2 सेकंड का। तो आपसे पूछे कि बताओ आपकी पावर कितनी है, आपकी शक्ति कितनी है, यानी कार्य करने की आपकी शक्ति कितनी है। तो 10 जूल काम किया, कितने सेकंड में किया, 2 सेकंड में किया, तो कितने का हो जाएगा ये 5। अब इसका मात्रक कैसे निकालते हैं, देखिए ऊपर लिखा है आपका वर्क डन, ऊपर लिखा है कितना काम किया, और वर्क डन का मात्रक होता है जी जूल। क्या है, जूल। नीचे लिखा है समय का मात्रक होता है सर सेकंड। क्या होता है, सेकंड। जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई जूल प्रति सेकंड। क्या आ जाएगा, जूल प्रति सेकंड। इस तरह से भी लिखा मिल सकता है, इसको इस तरह से भी लिखा मिल सकता है, जूल प्रति सेकंड। ठीक है जी, तो कुछ भी लिखा मिल सकता है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ठीक है, ऐसे भी इसको लिखा मिल सकता है, बहुत सारे सिंबल है, कैसे भी लिखा मिल सकता है। सभी का मतलब क्या है, सभी का एक ही मतलब है, जूल प्रति सेकंड। तो ये पावर का मात्रक हो गया ना, जूल प्रति सेकंड। अब ये कह रहा है 1 वाट, और इसी जूल प्रति सेकंड को हम लोग बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं, वाट। तो पावर का एक मात्रक होता है वाट, या फिर दूसरा आपको जूल प्रति सेकंड भी लिखा हुआ मिलेगा। ये कह रहा है जी 1 वाट किसके बराबर होता है, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। मतलब क्या है, 1 वाट किसके बराबर होता है, तो हमने अभी देखा सर वाट किसके बराबर होता है, जूल प्रति सेकंड के बराबर। तो जूल प्रति सेकंड का ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है जी
एक सर्किट में समानांतर रूप से जुड़े 3 समानांतर प्रतिरोध R1, R2, R3 का कुल प्रतिरोध प्रदान करने वाले समीकरण का चयन करें। यह कह रहा है सर, इसने हमें 4 समीकरण दिए हैं, इसने हमें 4 इक्वेशन दी है और ये कह रहा है इस इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन सही है जो ये हमें बताती है कि समानांतर प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखिए क्या होता है, प्रतिरोध जो लगे होते हैं हमारे घरों में या कहीं भी लगे होते हैं, 2 तरह से लगे होते हैं। एक लगे होते हैं सीरीज में, एक लगे होते हैं सीरीज में, दूसरे लगे होते हैं सर पैरेलल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं सर। एक आपका प्रतिरोध आया, ये कोई तार था, इसके अंदर आपने यहां पर प्रतिरोध लगाया, इसको हम मान लेते हैं सर R1 लगाया, क्या R1। फिर आगे गया, फिर हमने यहां पर लगाया, इसको हम कह सकते हैं सर R2 लगाया। फिर ये तार आगे गया, इस पर यहां पर प्रतिरोध लगा, इसको हम कह सकते हैं सर R3 लगा। और फिर आगे सुन, अब ये किस में लग रहे हैं, ये सीरीज में लग रहे हैं ना सारे। रीजनिंग में आपने पढ़ी होगी, मैथ में पढ़ी होगी सीरीज, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सीरीज में लग रहे हैं। दूसरा तरीका होता है जी, एक तार है, एक वायर है, इसके अंदर एक लगा ये R1, ठीक है जी, ये है हमारा R1, दूसरा लगा हमारा ये है सर R2, ये है हमारा R2 यानी दूसरा प्रतिरोध, और ये लगा सर हमारा R3 तीसरा प्रतिरोध। अब ये कैसे लगे हैं, अब इन तीनों तारों को हम मिला देते हैं, तो अब वाला, अब ये प्रतिरोध कैसे है सर, अब ये प्रतिरोध कैसे लगा है, अब ये लगा है सर हमारा, ये है पहले ये, फिर ये, फिर ये, यानी कैसे लगा है, ये समानांतर लगा है, पैरेलल लगा है। अब ये कह रहा है कि एक तो ये सीरीज है, इसके अंदर कैसे लगा है, इसके अंदर लगा है सीरीज में, और एक ये लगा है क्या, पैरेलल। अब ये कह रहा है अगर यहां पर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो, कुल प्रतिरोध निकालना हो तो क्या होगा, और यहां पर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो या फिर कुल प्रतिरोध निकालना हो तो क्या होगा। यहां पर समांतर का पूछा है, हो सकता है अगले पेपर में आपसे सीरीज का भी पूछ ले, श्रृंखला का पूछ ले, ठीक है, ठीक है, हो सकता है इसी के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल भी पूछ ले, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ठीक है, और यही फार्मूलाज आपके न्यूमेरिकल में मदद करते हैं। तो ध्यान रखना भाई, जब भी सीरीज में लगे होंगे, जब भी सीरीज में लगे होंगे तो कुल प्रतिरोध आपका क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, टोटल रेजिस्टेंस R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये होगा आपका जब आपके सीरीज में लगे हैं, जब आपके किस में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। लेकिन यहां पर सीरीज नहीं पूछ रहा, यहां पर क्या पूछ रहा है, यहां पर कह रहा है कि हमारे पैरेलल लगे हैं, हमारे समानांतर लगे हैं। तो समांतर में क्या करोगे आप लोग, समांतर का एक फार्मूला होता है सर, ये कह रहे हैं जी टोटल रेजिस्टेंस RT को मान लेंगे टोटल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो पैरेलल में लगे हैं, पैरेलल का एक फार्मूला होता है सर 1/RT, RT का मतलब है यहां पर कुल प्रतिरोध, बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इस तरह से कितने भी R4, R5, इस तरह से कितने भी लग सकते हैं। तो इस तरह का समीकरण यहां पर कौन सा बता रहा है, तो इस तरह का समीकरण यहां पर ऑप्शन नंबर सी बता रहा है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए यहां पर 2 चीज आपको याद रखनी है, कौन कौन सी, अभी समझते हैं हम। 2 चीज हमें याद रखनी है। पहली तो जब भी हमारे सीरीज में हो, जब भी हमारे श्रृंखला में हो, जब भी हमारे प्रतिरोध सीरीज में हो, श्रृंखला में हो, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध मतलब टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध, इसको हम लिख देंगे RT यानी कि टोटल कुल प्रतिरोध, ये बराबर होगा सर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, इस तरह से चलता जाएगा और Rn तक जाएगा, जितने भी आपको प्रतिरोध लगाने हैं सारे के सारे। ये है श्रृंखला के अंदर, किसमें, सीरीज में, श्रृंखला में। अगर लगे हैं पैरेलल, अगर लगे हैं समांतर, तो क्या लिखना है हमें, समांतर लगे हैं तो हमारा कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और आगे आगे चलता जाएगा 1/Rn। ठीक है जी, कितने भी प्रतिरोध आपको
पैरेलल लगाने हैं, समांतर लगाने हैं तो आपका ये फार्मूला रहेगा, अगर सीरीज में लगाने हैं, श्रृंखला में लगाने हैं तो आपका ये फार्मूला रहेगा। अब इन फार्मूलाज से आप लोग कितना भी कुछ भी आप कोई भी न्यूमेरिकल आपको दिया हो, आगे आने वाली क्लासेज में जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तब इन सारी चीजों के ऊपर बेस हम न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, इसके दोनों के फार्मूलाज क्या हैं, ये सीरीज का है और ये समांतर का है। ठीक है सर, जब कुल प्रतिरोध आ जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/RT, फिर हमने इसको उल्टा कर देना है तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी टोटल प्रतिरोध की। ठीक है, वो हम न्यूमेरिकल में देखेंगे कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहे जी L मीटर की लंबाई के एक तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि तार की लंबाई 2L तक फैला दिया जाए तो उसके प्रतिरोध तक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो इसके आंसर की बात करें तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। अब सर हम कैसे माने कि 4 गुना हुआ, हमें ये बताओ कि हम कैसे माने, हम क्यों माने, हम नहीं मानते कि 4 गुना हुआ। समझिए भाई, समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई वायर है, ये आपका कोई तार है, ठीक है, इसकी लेंथ है L, ठीक है जी, L मीटर है, ठीक है, चलो कैपिटल में L लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है सर, देखो ठीक है। चलिए ये आपका तार है, इसकी लंबाई है सर L और इसका प्रतिरोध है R, यही है सर, ठीक है। अब ये कह रहा है इस तार को हमने बढ़ा दिया, इस तार को हमने फैला दिया और अब इसकी नई लंबाई जो है, नई लंबाई है जो, वो क्या हो जाएगी सर, इसकी नई लंबाई जो है वो 2L हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2L, और मान लो यहां पर आपका प्रतिरोध हो जाएगा R2, क्या हो जाएगा R2। हमें R2 की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। ठीक बात है सर, वेरी गुड जी, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, इसी तार को हमने बढ़ाया है, इसी तार को हमने बढ़ाया है, तो इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो आयतन है वो बराबर होगा कि नहीं होगा। इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो आयतन है वो बराबर होगा, बिल्कुल होगा सर। और आयतन क्या होगा इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं जी A1 और इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं जी A2, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल तो चेंज होगा। अब इसका जो वॉल्यूम है, दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, दोनों का आयतन जो है वो तो बराबर ही रहेगा, एक समान रहेगा। तो आयतन यहां पर एक समान है, तो आयतन पहले का आयतन और दूसरे का आयतन दोनों बराबर होंगे सर। पहले का आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा जी L इंटू में A1, ठीक है, बराबर है इसका आयतन हो जाएगा जी 2L इंटू में A2, यही हो जाएगा सर। अब अगर हम A2 को इधर ले आएंगे और L को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, A1 अपॉन A2 बराबर है 2L अपॉन L, L से L काट देंगे तो ये बच जाएगा 2/1। ये हो गया, यहां तक सभी को समझ में आ गया कैसे आया, वेरी गुड सर। अब ये कह रहा है कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध ये तो था हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम से हमने एक इक्वेशन बना ली, आपकी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन फर्स्ट है। अब सर हम बात करें अगर प्रतिरोध की, हम बात करें अगर रेजिस्टेंस की, तो प्रतिरोध क्या होगा, पहले तो R1 की हम बात कर लेते हैं, या फिर जो सीधा R लिखा है, ठीक है, सीधा हमारा R लिखा है, R क्या होगा, R क्या होगा सर, प्रतिरोध होता है रो, ये होती है सर डेंसिटी L अपॉन A, एरिया, ये होता है हमारा प्रतिरोध, ठीक है जी, कोई भी एरिया है। अब अगर यहां पर एरिया कितना है, यहां पर एरिया A1 है तो A1 लिख देंगे, ठीक है जी। अब R2 की वैल्यू निकालें तो R2 बराबर है रो 2L अपॉन A2, ठीक है सर, यही है A2। अब हमारे पास अगर हम A2 की वैल्यू निकालना चाहे, A2 की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो A2 की वैल्यू यहां से निकालेंगे हम, A2 इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो A2 की वैल्यू क्या है, A1 अपॉन 2। अगर ये A2 की वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं तो क्या होगा, देखो A1 की वैल्यू, अगर A2 की वैल्यू यहां पर पुट कर दे तो रो 2L अपॉन A2 की वैल्यू यहां पर पुट करो, A2 की वैल्यू आ जाएगी A1 और ये जो नीचे 2 था ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा सर, वेरी गुड। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 4 रो L अपॉन A1। और मुझे बताओ ये रो L अपॉन A1 किसकी वैल्यू है, R की वैल्यू है कि नहीं है, तो इसको हटा देंगे हम लोग पूरे को, इसकी जगह क्या रख देंगे 4R, और 4R क्या है, पहले वाले प्रतिरोध का 4 गुना है, ठीक है सर। ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पूरी की पूरी हमने यहां पर प्रूफ करके दिखा दिया,
कि कैसे ये 4 गुना के बराबर होता है। आपको सीधा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अगर आप सीधा याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको पूरा डिराइव करके पूरा कैसे निकला, ये 4 ओम कैसे हुआ प्रतिरोध, ये हमने यहां पर बता दिया है आपको कैसे हुआ, पूरी की पूरी डेरिवेशन आपके सामने है। नहीं तो आप सीधा याद रख सकते हो कि अगर हम किसी तार की लंबाई को 2 गुना कर देते हैं तो उसके अंदर जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में परमाणु ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये कह रहा है जी इसने हमें 4 चीजें दी है। 4 चीजें कौन कौन सी है, एक दिया जी यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम और टाइटेनियम। ये कह रहे थे इन चारों में से ऐसा कौन सा चीज है, ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा तत्व है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर एज ए फ्यूल यूज नहीं किया जा सकता। न्यूक्लियर पावर प्लांट, परमाणु बिजली संयंत्र, परमाणु ऊष्मा संयंत्र, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, इनके अंदर एज ए फ्यूल का मतलब ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन ए है यूरेनियम 235, प्लूटोनियम और थोरियम, ये तीनों के तीनों ऐसे हैं जो आपके एज ए फ्यूल, एज ए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन टाइटेनियम का यहां पर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं करते, तो यहां पर ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि इसका यूज नहीं करते तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन जो है ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि यही हम यूज करते हैं एज ए फ्यूल, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। और न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर एक बात और आपको याद रखनी है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो हमें ऊर्जा मिलती है वो किस विधि के द्वारा मिलती है, तो किसके द्वारा मिलती है, वो मिलती है हमें नाभिकीय विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा मिलती है, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन का मतलब है इसके अंदर क्या होता है, नाभिक टूट जाता है सर, क्या होता है, नाभिक टूट जाता है, विखंडन हो जाता है। ठीक है, और जब कोई चीज टूटती है तो उसके अंदर से क्या निकलती है सर, उसके अंदर से एनर्जी निकलती है, उसके अंदर से हीट निकलती है, उसके अंदर से ऊर्जा निकलती है। ठीक है, और उसी ऊर्जा से हम फिर क्या बनाते हैं बच्चे, बिजली बनाते हैं, उसी ऊर्जा से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसी से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं, विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जी ताप विद्युत संयंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। देखिए थोड़ी देर पहले हमने बात की थी न्यूक्लियर पावर प्लांट की, नाभिकीय बिजली संयंत्र की। अब हम बात कर रहे हैं थर्मल पावर प्लांट, जो आपने देखे होंगे। ठीक है, ताप का मतलब होता है सर थर्मल, यहां पर हम बात कर रहे हैं सर थर्मल पावर प्लांट के बारे में। थर्मल पावर प्लांट, ये कह रहे हैं थर्मल पावर प्लांट के अंदर किसका यूज किया जाता है, ऊर्जा के स्रोत, यानी यहां पर जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट के अंदर क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम एक ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, एक फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, और जब वो फ्यूल जलता है, जब वो बर्न होता है तो जलने के बाद उसमें से निकलती है सर हीट, ऊष्मा निकलती है, और उस हीट का यूज हम लोग करते हैं विद्युत ऊर्जा बनाने में। क्या बनाने में, विद्युत ऊर्जा बनाने में। तो यहां पर हम बात करें थर्मल प्लांट के अंदर, थर्मल पावर प्लांट के अंदर, तो वहां पर एज ए फ्यूल हमारा यूज होता है कोयला। क्या यूज होता है, कोयला। इसीलिए हम कहते हैं, देखिए कोयला क्या है, कोयला एक फोसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, और जब भी जीवाश्म ईंधन जलता है तो वो बहुत अधिक मात्रा में धुआं प्रोड्यूस करता है, और धुएं के अंदर हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, जो हमारे वायुमंडल में जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारी हवा है उसको दूषित कर रही है, और वही दूषित हवा हमारे पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए एक हानिकारक साबित हो रही है। इसीलिए थर्मल पावर प्लांट के अंदर कोयला जो यूज हो रहा है वो काफी हार्मफुल है, काफी नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी हमें बिजली चाहिए। ठीक है, और हम यूज भी कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये एक जीवाश्म ईंधन है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसीलिए हम लोग नए ऊर्जा के स्रोतों के ऊपर काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग सौर ऊर्जा के ऊपर, सोलर एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे ना ही तो क्या होता, ना ही इससे प्रदूषण होता, पोल्यूशन होता, और पोल्यूशन नहीं होता तो क्या होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। दूसरा, ये कभी खत्म होने वाली भी नहीं है, कोयला तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इट्स फोसिल फ्यूल, यह एक जीवाश्म ईंधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है जी निम्नलिखित में से कौन सा एक बिजली के अच्छे चालक का गुण नहीं है। बिजली का अच्छा चालक मतलब जिसका प्रतिरोध कम हो,
जिसके अंदर जो बिजली है वो अच्छे से चल सके, बिजली का प्रवाह, इलेक्ट्रिक करंट जो है, विद्युत धारा जो है वो अच्छे से फ्लो हो सके, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो अच्छे से हो, इसको हम बोलते हैं विद्युत का अच्छा चालक। अच्छे चालक को भाई इंग्लिश में कंडक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंडक्टर, ठीक है। और हिंदी में इसको बोला जाता है सर सुचालक। और सबसे अच्छा सुचालक क्या है? सबसे अच्छा सुचालक आपका सिल्वर, चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, सबसे अच्छा सुचालक है। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर प्रतिरोध सबसे कम है, उसकी विद्युत चालकता उच्च है, उसका विशिष्ट गुरुत्व जो है वो कम है। लेकिन ये वाली जो तनन सामर्थ्य है, ये वाला यहां पर राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो है जो कभी डिपेंड नहीं होता। इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हमेशा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, हमेशा विद्युत की चालकता, वो कितनी तेजी से चल रहा है और उसके विशिष्ट गुरुत्व पर ही निर्भर करता है। तनन सामर्थ्य के ऊपर किसी प्रकार से कोई निर्भर नहीं करता। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगले में कह रहा है जी, खालिस्तान लैंप में वाष्प के माध्यम से विसर्जन अल्ट्रावायलेट तरंगे पैदा करता है, जिससे बल्ब के अंदर फास्फोर कोटिंग प्रज्वलित होती है। ये कह रहा है सर हमारे कौन से ऐसे लैंप हैं जिसके अंदर वाष्प के माध्यम से यानी वेपराइजेशन के माध्यम से विसर्जन अल्ट्रावायलेट तरंगे पैदा होती है। अल्ट्रावायलेट तरंगों को क्या कहते हैं भाई? इनको हम कहते हैं पराबैंगनी किरणें। अल्ट्रावायलेट को क्या बोलते हैं सर? पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें, ठीक है। ये कह रहा है सर ऐसी कौन सी लैंप है जो अल्ट्रावायलेट तरंगे पैदा करते हैं और जिसके अंदर फास्फोर कोटिंग होती है, ठीक है। तो ऐसे कौन से लैंप है? तो सर अपने घरों के अंदर जो देखे होंगे फ्लोरेंस लैंप जिनको बोलते हैं, एलईडी बल्ब जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज पैदा करते हैं और उसके अंदर जो पेंटिंग होती है वो फास्फोर पेंटिंग की होती है और उनको हम बोलते हैं जी प्रतिदीप्ति बल्ब। क्या बोलते हैं? प्रतिदीप्ति लैंप या फिर प्रतिदीप्ति बल्ब। आगे बढ़ते हैं सर। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है जी, एक कार्यशाला में प्रकाश स्रोत और काम सतह के बीच दूरी काफी ज्यादा है, अतः सतह की प्रदीप्ति सतह और प्रकाश के स्रोत के बीच की दूरी के वर्ग के खालिस्तान होगी। बेटे देखिए सर बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये कह रहा है जी कहीं पर एक कार्यशाला है, कहीं एक मतलब कोई भी एक जगह है, प्लेस है जहां पर काम हो रहा है और वहां पर क्या है सर? एक प्रकाश का स्रोत है, यानी जहां से वहां पर लाइट आ रही है, एक सोर्स है। मान लीजिए एक रूम है, ठीक है। रूम के कहीं कॉर्नर पे एक लाइट का सोर्सेस है, कहीं ट्यूबलाइट लगी है, कोई बल्ब लगा है, इस तरह की कोई चीज लगी है, ठीक है। ये कह रहा है वहां से एक प्रकाश आ रहा है और जहां पर काम हो रहा है, काम की सतह, ठीक है, वो काफी दूर है, उनके बीच में डिस्टेंस जो बहुत ज्यादा है। ये कह रहा है कि जो वहां की प्रदीप्ति है, सतह के ऊपर जो फ्लक्स है, सतह के ऊपर जो प्रदीप्ति का मतलब फ्लक्स, वहां पर रोशनी कितनी ज्यादा है, ये डिपेंड करता है सतह और प्रकाश के स्रोत के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा? क्या वर्ग के समानुपाती होगा या वर्ग के बराबर होगा या व्युत्क्रमानुपाती होगा या असंगत होगा? देखिए क्या होगा, जैसे जैसे समान तो नहीं हो सकता ना समानुपाती हो सकता, तो क्या होगा सर? क्या होगा? ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। कैसे होगा सर? देखिए ये मान लीजिए क्या है? आपकी प्रदीप्ति है, ये आपकी प्रदीप्ति है। प्रदीप्ति का मतलब वहां पर कितनी रोशनी हो रही है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/d² की। d² का मतलब है यहां पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वो दूरी बढ़ती जाएगी, वहां की जो प्रकाश की जो सतह पर प्रकाश की जो प्रदीप्ति है, यानी वहां पर जो रोशनी है वो कम होती जाएगी। देखिए सर ये तो सिंपल सी बात है, ओबी सी बात है। अगर हम मान लीजिए कोई भी सोर्स है लाइट का और यहां पर हमें इसकी रोशनी दिख रही है, जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे तो रोशनी कम होती जाएगी, प्रकाश की नहीं, इस सतह की। यहां पर रोशनी, देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए यहां पर कोई ऊर्जा का सोर्स है, यहां पर कोई आपका बल्ब है जो आपको लाइट दे रहा है, ठीक है, रोशनी दे रहा है। यहां पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है। यहां पर अब जो रोशनी यहां पर पड़ रही है, जो रोशनी यहां पर पड़ रही है, अब जैसे जैसे हमने इसकी दूरी बढ़ा दी सर यहां, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या जितनी चमक, जितना लक्ष्य यहां पर था, जितनी अच्छी रोशनी थी यहां पर थी, क्या उतनी ही अच्छी रोशनी वहां तक होगी? बिल्कुल नहीं होगी सर, है क्या नहीं? तो वहां पर जाते जाते क्या होगा सर? रोशनी कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वहां की प्रदीप्ति जो है, वहां की रोशनी जो है वो कम होती जाती है,
तो ये क्या हो जाएगा सर, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है जी ल्यूमेन किसकी इकाई है। ल्यूमेन होती है सर ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई, लक्स नहीं है सर, यहां पर फ्लक्स मिलेगा आपको, ठीक है, क्या है, फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई है, क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, वही जो हमें बात कर रहे थे कि किसी एक जगह पर लक्सर कितना है, किसी एक लाइट की किस जगह पर रोशनी कितनी अधिक है, और उसको हम मापते हैं सर ल्यूमेन के अंदर, किसमें, ल्यूमेन, ल्यूमेन, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मीटर एमीटर और वोल्टमीटर दोनों का संयोजन है, यानी कि ऐसा कौन सा मीटर है जो एमीटर और वोल्टमीटर, एमीटर से क्या मापते हैं हम, एमीटर से मापते हैं हम विद्युत धारा, एमीटर से क्या मापते हैं सर, विद्युत धारा, करंट मापते हैं, और वोल्टमीटर से क्या मापते हैं सर, वोल्टमीटर से मापते हैं विभवांतर, क्या, विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मापते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई क्या है सर, वोल्ट, तो वोल्टमीटर से हम क्या मापते हैं, वोल्टमीटर से हम वोल्ट मापते हैं। ये कह रहा है जी बताओ निम्नलिखित में से कौन सा मीटर है जो हमारा एमीटर को भी माप देगा, यानी कि विद्युत धारा को भी मीजर कर देता है, और विभवांतर वोल्टमीटर, वोल्टमीटर किसको मापता है, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस की पोटेंशियल डिफरेंस को भी मीजर कर देगा, तो ऐसे मीटर को हम बोलते हैं सर वाट मीटर, क्या बोलते हैं, वाट मीटर। यहां पर देखिए एक सी ऑप्शन में आपको मल्टीमीटर भी दिया मिलेगा, ठीक है, और कुछ बच्चे इसको मल्टीमीटर भी लगाकर आएंगे, क्यों, क्योंकि सर देखिए दो काम एक साथ कर रहा है तो मल्टीपर्पज हो गया, लेकिन मल्टीमीटर जो होता है उसके अंदर एक प्रतिरोध भी मापा जाता है, ये दोनों चीज तो मापी जाती है, उसके साथ साथ प्रतिरोध भी मापा जाता है, तो ऐसा मीटर जो इन तीनों को एक साथ मापता है उसको हम बोल देते हैं मल्टीमीटर। किस किस को, एमीटर को, वोल्टमीटर को और प्रतिरोध को मापने वाले, इन तीनों को एक साथ जब संयोजन होता है तो होता है हमारा मल्टीमीटर। लेकिन यहां पर दो ही पूछे हैं, एमीटर और वोल्टमीटर, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सर वाट मीटर, ऐसा मीटर जो आपकी विद्युत धारा और आपके पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को एक साथ मेजर कर सके, एक साथ माप सके, उसे हम कहते हैं भाई क्या, वोल्टमीटर। चलिए भाई, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए थे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।